हेलो दोस्तों। मैंने वैसे तो कई सारी हॉरर कहानियां सुना दी है, लेकिन इन 6 कहानियां उनमें से है जो बेहद ही डरावनी है। इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका दिल भी कमज़ोर है तो कृपया इस कहानी को ना सुने। न्यू ईयर की रात, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर और वे सन्नाटा जिसे सुनकर ही कलेजा मुंह को आ जाए। मेरा नाम आर्यन है। हम 5 दोस्त, मैं, समीर, कबीर, नेहा और सानिया, मनाली के शोर शराबे से तंग आकर एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां सुकून हो। पर हमें क्या पता था कि वह सुकून हमेशा के लिए मौत की नींद बन जाएगा। हमने इंटरनेट पर एक गुमनाम सा रिजॉर्ट बुक किया, द फॉरगॉटन वैली। इसका कोई रिव्यू नहीं था, बस एक धुंधली सी फोटो थी। कबीर ने कहा, भाई एडवेंचर होगा। एडवेंचर? एडवेंचर तो तब होता जब आप वापस घर आते। शाम के 7 बजे थे। हमारी गाड़ी का टायर परछाई गांव के पास अचानक फट गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मुझे लगा जैसे किसी ने बर्फ का ठंडा हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया हो। चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई काला साया हमें घेर रहा हो। तभी सड़क के किनारे एक छोटी सी बच्ची दिखी। कड़कड़ाती ठंड में वह सिर्फ एक सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी। बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? सानिया ने पूछा। बच्ची ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे थे। वे धीरे से मुस्कुराई और बोली, अंदर मत जाना, वो 5 कुर्सियाँ खाली रखे हैं। और पलक झपकाते ही वे धुंध में गायब हो गई। हम डर गए थे, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे हम रिजॉर्ट पहुँचे। वो एक पुरानी लकड़ी की हवेली थी जिससे सड़ी हुई चीज़ों जैसी गंध आ रही थी। वहाँ का केयरटेकर खड़क सिंह, जिसकी एक आंख सफ़ेद थी, उसने हमें घूरा और कहा, अंदर आ जाओ, पर याद रखना 12 बजने से पहले अगर कोई पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। हमने इसे मजाक समझा। रात के 10 बजे हमने बोन फायर जलाई। नेहा ने म्यूज़िक ऑन किया, पर म्यूज़िक की जगह रेडियो से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई हज़ारों मील दूर से चीख रहा हो। अचानक समीर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी। ये सब देख के हम बहुत ज़्यादा डर गए। उसने आग की तरफ हाथ फैलाए और बोला, वो आ गए हैं, उन्हें भूख लगी है। उसी वक्त बोन फायर की आग अचानक नीली पड़ गई और पूरे रिजॉर्ट की लाइटें बुझ गई। सन्नाटे में एक तेज़ आवाज़ आई, चर चर, जैसे कोई भारी आरी से लकड़ी काट रहा हो। मैंने टॉर्च चलाई, पर जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। समीर के पैर ज़मीन से 1 फीट ऊपर हवा में थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ 180 डिग्री मुड़ रही थी। सानिया और नेहा चीख पड़ी। कबीर ने समीर को पकड़ने की कोशिश की, पर समीर के मुंह से एक काली राख निकलने लगी जिसने पूरे कमरे को भर दिया। कबीर का हाथ जैसे ही उस राख को छुआ, उसका मांस गलने लगा। भागो, मैं चिल्लाया। हम उस हवेली के ऊपरी फ्लोर की तरफ भागे। पीछे से हमें समीर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो आवाज़ अब उसकी नहीं थी। वो हज़ारों लोगों के एक साथ चिल्लाने जैसी अजीब सी आवाज़ थी। जैसे ही हम ऊपर के कमरे में घुसे, हमने देखा कि दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था, उल्टी गिनती। ये क्या था, हमें कुछ समझ नहीं आया। तभी 11:50 हो चुके थे। नेहा और सानिया रोने लगी। सानिया ने अचानक खिड़की की तरफ देखा और चिल्लाई, देखो नीचे कौन है। हमने नीचे देखा। वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची बर्फ पर खड़ी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक सानिया को किसी ने बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंधेरे गलियारे में ले गया। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि मैं आज भी उन्हें अपने कानों में महसूस कर सकता हूँ। सानिया की चीखें उस अंधेरे गलियारे में गूंज रही थी, पर हम चाहकर भी उसे बचाने के लिए हिल नहीं पा रहे थे। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा कि सानिया का शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत की तरह सिकुड़ने लगा था। आर्यन, भागो, ये जगह जिंदा है।
सानिया की वह आखिरी आवाज़ थी। इसके बाद एक जोरदार चटाक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने सूखी लकड़ी तोड़ी हो। सानिया की गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी। सानिया का शरीर फर्श पर गिरा और देखते ही देखते वो काली राख में बदल गया। अब हम सिर्फ 3 बचे थे, मैं, कबीर और नेहा। वक्त 11:55 हो चुका था। नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो ज़मीन पर बैठकर पागलों की तरह हंसने लगी। हम नहीं बचेंगे आर्यन, ये वो 5 कुर्सियां हैं जिसकी बात उस बच्ची ने की थी। वो 5 रूहें मांग रहे हैं ताकि ये रिजॉर्ट अगले 100 साल तक जिंदा रह सके। तब कबीर ने चिल्लाया, वो देखो। हॉल की दीवारों पर जो पुरानी तस्वीरें टंगी थी उनमें से लाल कुछ बहने लगा था। उन तस्वीरों में कैद लोग अब हिल रहे थे। वे अपनी फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हजारों सफ़ेद हाथ दीवारों से बाहर निकलकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने नेहा का हाथ पकड़ा और हम भागकर रिजॉर्ट की छत की तरफ जाने लगे। हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो कबीर पीछे रह गया। उन हजारों हाथों ने कबीर को जकड़ लिया था। कबीर चिल्ला रहा था, पर वो हाथ उसे दीवार के अंदर खींच रहे थे। आर्यन, मुझे मत छोड़ो। कबीर की आवाज़ दीवार के अंदर दबती चली गई। अब दीवार पर सिर्फ कबीर का उभरा हुआ चेहरा बचा था, जो पत्थर का हो चुका था। अब सिर्फ मैं और नेहा थे। हम छत पर पहुंच गए। बाहर बर्फ का तूफान आ चुका था। नीचे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरा रिजॉर्ट जो अंधेरे में डूबा था अब हज़ारों मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। लेकिन वो मोमबत्तियां स्टैंड पर नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों पर रखी थी। सैकड़ों साए जिनके सिर नहीं थे रिजॉर्ट के चारों तरफ घेरा बनाकर नाच रहे थे। उनके बीच में वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची खड़ी थी। उसने ऊपर छत की तरफ देखा और अपनी लाल जुबान बाहर निकाली। अचानक नेहा शांत हो गई। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और छत की मुंडेर पर जाकर खड़ी हो गई। नेहा, क्या कर रही हो? पीछे आओ, मैंने चिल्लाकर कहा। नेहा मुड़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, न्यू ईयर मुबारक हो आर्यन, अगली बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते ही वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। मैं अकेला बचा था। द फॉरगॉटन वैली की 5वीं कुर्सी मेरे लिए तैयार थी। तभी हवा में एक भारी आवाज़ गूंजी, जैसे पूरा पहाड़ बोल रहा हो। और मेरे पीछे से एक हाथ आया। वो हाथ ठंडा नहीं था, वो जल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि वो बूढ़ा केयर टेकर खड़ा था। उसकी वो सफ़ेद आंख अब ज़ोर ज़ोर से फड़क रही थी। आज की रात कोई नहीं मरता बेटा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सब बस बदल जाते हैं। घड़ी की सुई 12 पर पहुंची। टिंग टिंग टिंग। अचानक पूरी दुनिया घूम गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। मेरे फेफड़ों में बर्फ भर रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं छत पर नहीं था, मैं रिजॉर्ट के उसी हॉल में था। सामने एक बड़ी मेज़ सजी थी। वहाँ 5 कुर्सियाँ लगी थी। 4 कुर्सियों पर समीर, कबीर, नेहा और सानिया बैठे थे। वो सब मुस्कुरा रहे थे, पर उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। 5वीं कुर्सी खाली थी। केयरटेकर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। उसने मेरे सामने एक आईना रखा। आईने में मैंने अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा गायब था, वहाँ सिर्फ कोहरा था। हैप्पी न्यू ईयर आर्यन, मेरे दोस्तों ने एक साथ कहा। उनकी आवाज़ें अब मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, किसी की गाड़ी का टायर फटने की आवाज़। मैंने खिड़की से बाहर देखा। 5 नए लड़के लड़कियां अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। वो डरे हुए थे। वो हमारी तरफ ही आ रहे थे। मैंने अपनी तरफ देखा। मेरा हाथ अब ट्रांसपेरेंट था। मैं अब समझ गया था, मैं अब इस रिजॉर्ट का हिस्सा बन चुका हूँ। अब मुझे उन नए आने वालों का स्वागत करना था। मैंने खिड़की के कांच पर अपनी उंगली से लिखा, स्वागत है 1925 में। क्या आर्यन अब नए आए 5 लोगों से मदद मांगेगा या होगा कुछ और? तो चलिए जानते हैं अगले पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी हॉरर स्टोरीज आप सबसे पहले देख पाओ। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।
अगर आप अकेले हैं तो दरवाज़ा चेक कर लें, क्योंकि ब्लॉक सी का दरवाज़ा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। मेरा नाम तान्या है। पुणे के एक नामी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। खुशी और डर के बीच मैं अपनी माँ के साथ हॉस्टल पहुँची। सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल शहर से थोड़ा हटकर बना था। पुरानी इमारत, पत्थर की दीवारें और चारों तरफ घने ऊंचे पेड़। वार्डन मिसेस डिसूजा एक सख्त चेहरा और भारी आवाज़ वाली महिला थी। उन्होंने मेरा नाम रजिस्टर में लिखा और बिना मेरी तरफ देखे कहा, रूम नंबर 204, ब्लॉक सी। याद रहे, रात 11 बजे के बाद कॉरिडोर में घूमना मना है और अगर किसी कमरे से कोई आवाज़ आए तो जाकर झांकना मत। मुझे उनकी बात अजीब लगी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ब्लॉक सी थोड़ा पुराना था। वहाँ सीलन की गंध और धूल भरी रोशनी थी। मेरी रूममेट श्रेया पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो काफ़ी मिलनसार थी, पर उसने भी एक अजीब बात कही, तान्या, इस कमरे में अकेली मत रहना और रात को कभी आईना मत देखना। पहली रात सब कुछ ठीक था। थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई, पर रात के करीब 1:30 बजे मेरी आँख खुली। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, खुर्र खुर्र, जैसे कोई अपनी उंगलियों से दीवार को खुरच रहा हो। आवाज़ ठीक मेरे सिर के ऊपर वाली दीवार से आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा, पर फिर वो आवाज़ बदल गई। अब वो खुरच नहीं, बल्कि किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ थी। मैंने टॉर्च चलाई और दीवार की तरफ देखा। वहाँ दीवार पर छोटे छोटे छेद थे, जैसे किसी ने सुई से वहाँ कुछ लिखा हो। मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ लिखा था, वो मुझे देख रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने श्रेया को जगाने की कोशिश की, पर श्रेया इतनी गहरी नींद में थी कि वो नहीं जागी। तभी अचानक खिड़की का दरवाज़ा ज़ोर से बजा और एक बर्फीली हवा कमरे में अचानक से आई। उसी वक्त लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे ऐसा लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, एक लंबी काली परछाई जिसके बाल ज़मीन को छू रहे थे। अगले दिन मैं क्लास में अपनी सीनियर प्रीति दी से ब्लॉक सी के बारे में पूछा। प्रीति दी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मुझे कैंटीन के कोने में ले जाकर बताया, आज से 10 साल पहले उसी रूम में एक लड़की थी, अनन्या। वो बहुत होनहार थी, पर अचानक वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो कहती थी कि दीवारों के अंदर से कोई उसे बुलाता है। एक रात उसने अपनी ही आंखों को खुरच डाला और अजीब तरह से गुजर गई। तब से वो कमरा सील है, पर ब्लॉक सी में रहने वाली लड़कियां कहती हैं कि अनन्या आज भी उसी रूम में है। मुझे लगा ये सिर्फ एक अफवाह है, पर उस रात जब मैं हॉस्टल वापस आई तो अचानक कॉरिडोर में धुंध छाई हुई थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उस रूम नंबर 210 से, जिसके बारे में उस लड़की ने बताया था, वहाँ से एक अजीब सी छोटी डायरी पड़ी मिली। वो अनन्या की डायरी थी। मैंने उसे उठाया और अपने कमरे में ले आई। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, वे भी सैकड़ों बार, मदद करो, हेल्प मी। रात को फिर वही आवाज़ें शुरू हुई, खुर्र खुर्र। इस बार आवाज़ दीवार से नहीं, बल्कि हमारे कमरे के उस बड़े पुराने आईने के पीछे से आ रही थी। श्रेया अभी तक नहीं आई थी। वो लाइब्रेरी में थी। मैं कमरे में अकेली थी। अचानक आईने की सतह पर धुंध छा गई। मैंने उसे साफ किया तो जो मुझे दिखा वो देख के मैं चौंक गई। आईने में मेरा रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा था, बस कमरा दिख रहा था और मैं गायब थी वहाँ से। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ नीला पड़ चुका था और उसकी उंगलियाँ बहुत लंबी थी। वो हाथ सीधा मेरे गले की तरफ बढ़ा। मैं पीछे भागी, पर दरवाज़ा लॉक हो चुका था। आईने के अंदर से एक चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे।
जिनसे काला तरल कुछ लिक्विड टाइप बाहर निकल रहा था। वो अनन्या थी। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी चीख जिससे खिड़कियों के कांच तक टूट गए। मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागी तो मैं भी उस डायरी का हिस्सा बन जाऊंगी। मैंने अनन्या की डायरी उठाई और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने माचिस जलाई, पूरा कमरा कांपने लगा। अनन्या की रूह मुझ पर झपटी। उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरे गले को दबा दिया। मेरा दम घुट रहा था। तभी मुझे याद आया कि प्रीति दी ने कहा था कि अनन्या को रोशनी से डर लगता है। मैंने अपनी टॉर्च की पूरी रोशनी उसके चेहरे पर मारी। वह चीखी और पीछे हट गई। मैंने जलती हुई डायरी आईने की तरफ फेंक दी। जैसे ही डायरी आईने से टकराई, एक भयानक धमाका हुआ। आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया। हर टुकड़े में अनन्या का रोता हुआ चेहरा दिख रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। वार्डन मिसेज डिसूजा ने मुझे जाते हुए देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मैं बच गई थी। पर ब्लॉक सी कभी खाली नहीं रहता। मैंने सुना है वहाँ ये सारी चीज़ें आज भी होती है। आज मैं दूसरे कॉलेज में हूँ, पर कल रात जब मैं अपने नए रूम के आईने के सामने बाल बना रही थी, मुझे आईने के कोने में एक छोटी सी खरोंच दिखी। मुझे पता है ये बस एक नॉर्मल खरोंच ही होगी, पर फिर भी ऐसी खरोंच देख के मुझे आज भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। साल 2012, इंजीनियरिंग का दूसरा साल। मुझे और मेरे दोस्त विशाल को हॉस्टल के सबसे पुराने विंग ब्लॉक ए में कमरा मिला। कमरा नंबर था 313। कमरा काफ़ी बड़ा था, पर उसकी छत ऊंची थी और कोनों में हमेशा अंधेरा रहता था। चाहे आप कितनी भी लाइटें जला लें, पर वहाँ अंधेरा ही मिलता था। वार्डन ने चाबी देते हुए बस एक बात कही थी, रात को गलियारे की लाइट बंद मत करना, और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो बिना नाम पूछे मत खोलना। हमें लगा शायद सीनियर्स की रैगिंग से बचने के लिए वो ऐसा कह रहे होंगे। शुरुआती 10 दिन सब कुछ नॉर्मल था। हम देर रात तक जागते, कोडिंग करते या मैगी बनाते। लेकिन 11वीं रात को कुछ ऐसा बदला जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं थी। विशाल को नींद में चलने की बीमारी थी, पर उस रात करीब 2:30 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि विशाल अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो बिल्कुल सीधा बैठा था, बिना हिले डुले, अजीब तरह से। विशाल, क्या हुआ भाई, पानी चाहिए? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने वाली दीवार को घूर रहा था। मैंने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर पत्थर की तरह ठंडा था। जैसे ही मैंने उसे हिलाया, वो चौंक कर उठा और मुझसे पूछा, क्या हुआ? तू जाग क्यों रहा है? उसे कुछ याद नहीं था। उसने कहा कि वो तो सो रहा था। मैंने सोचा शायद पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। पर अगली रात मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। विशाल सो रहा था, पर कमरे के कोने से जहां हमारी अलमारियां रखी थी, वहां से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। कोई बहुत तेजी से कुछ पढ़ रहा था। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुरानी टेप बहुत तेज चला दी गई हो। मैंने हिम्मत करके अपनी टॉर्च वहां मारी। वहां कोई नहीं था, पर अलमारी के ऊपर रखी एक पुरानी धूल भरी किताब नीचे गिरी। वो किताब हमारी नहीं थी। वो मैकेनिकल ड्राइंग की कोई पुरानी फटी हुई बुक थी। उसके पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, राघव, 1998। अगले दिन मैंने मेस के पुराने रसोइये रामू काका से बात की। रामू काका कॉलेज में पिछले 25 सालों से थे। जब मैंने कमरा 313 और राघव का नाम लिया तो उनके हाथ से चाय का ग्लास छूट गया। उन्होंने इधर उधर देखा,
और फुसफुसाया, बेटा वो कमरा खाली रहना चाहिए था, तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। 1998 में राघव नाम का एक लड़का वहाँ रहता था। वो बहुत पढ़ाकू था, पर एग्ज़ाम के प्रेशर में उसने उसी कमरे में खुद को ख़त्म कर दिया। कहते हैं कि वो आज भी अपना फाइनल प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो मना कर देना। गलती से भी कुछ देना मत, मना करना। मुझे लगा काका डरा रहे हैं, पर उसी रात हकीकत सामने आ गई। रात के 3 बज रहे थे। मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर रहा था। विशाल हमेशा की तरह गहरी नींद में था। अचानक कमरे में बिजली चली गई। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। तभी मुझे फील हुआ कि मेरी स्टडी टेबल के दूसरी तरफ कोई बैठा है। मुझे हल्का सा कुछ साया टाइप दिख रहा था। वो एक लड़का था। वो मेरी ही कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसने कॉलेज की पुरानी ग्रे रंग की हुडी पहनी थी। हाँ, हुडी थी शायद। मेरा गला सूख गया। मुझे लगा शायद विशाल होगा, पर मुझे पता था विशाल तो सो रहा है। विशाल, तू वहाँ क्या कर रहा है? तभी बिस्तर से विशाल की आवाज़ आई, आर्यन, मैं यहाँ हूँ, तू किससे बात कर रहा है? जैसे ही विशाल ने ये कहा, मेरी टेबल पर बैठे उस साये ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बहुत लंबा और पीला था। उसकी फटी हुई आवाज़ कमरे में गूंजी, मेरा पेन खत्म हो गया है, पेन होगा? मैं सुन्न पड़ गया। मेरे हाथ में मेरा नीले रंग का बॉल पेन था। अनजाने में मेरा हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। तभी मुझे रामू काका की बात याद आई। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और ज़ोर से चिल्लाया और ज़ोर से हनुमान चालीसा गाने लगा। जैसे ही मैंने चालीसा पढ़नी शुरू की, कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी लहर मुझे चीरती हुई निकल गई हो। खिड़की का शीशा जोर से चटका और वो साया ओझल हो गया। अगले दिन हमने वार्डन को सब बताया। उन्होंने हमें तुरंत रूम नंबर 310 में शिफ्ट कर दिया। हमें लगा कि हम बच गए हैं। हमने अपना सामान पैक किया और 313 को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब मैं नए कमरे में अपना बैग खोल रहा था तो मेरी चीख निकल गई। मेरे बैग के अंदर मेरे कपड़ों के बीच वही पुरानी मैकेनिकल ड्राइंग की किताब रखी थी। मैंने उसे कभी नहीं उठाया था, तो वो मेरे बैग में आई कैसे? मैंने कांपते हाथों से वो किताब खोली। उसका आखिरी पन्ना, जो कल तक खाली था, अब भरा हुआ था। वहाँ मेरे ही पेन के स्याही से हजारों बार लिखा था, थैंक्स आर्यन। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरा पेन गायब था। तभी विशाल अंदर आया। उसने अपनी शर्ट उतारी और उसकी पीठ पर खरोंच के 5 गहरे निशान थे, जो किसी लंबे नाखूनों वाले हाथ के लग रहे थे। वो बोला, यार आर्यन, कल रात से मेरी पीठ बहुत खुजला रही है। देख तो क्या है? निशानों को ध्यान से देखने पर मेरे होश उड़ गए। वो खरोंच नहीं थी, वो किसी सुई या पेन से चमड़ी पर कुरेदे हुए शब्द थे। वहां लिखा था, प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। आज 12 साल हो गए हैं। मैं अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ, पर आज भी जब कभी मेरा पेन खो जाता है, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे स्कूल के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था। कहने को तो वो खेल का मैदान था, लेकिन वहाँ सन्नाटा ऐसा रहता था जैसे किसी शमशान में हो। वहाँ घास इतनी लंबी हो गई थी कि घुटनों तक आती थी। अजीब बात यह थी कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स
उस मैदान का नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे। अगर कोई गलती से भी वहाँ फुटबॉल लेने चला जाता तो उसे स्कूल से निकालने तक की धमकी दी जाती थी। हम 3 दोस्त थे, मैं, समीर और राहुल। हम तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन लंच ब्रेक में समीर ने कहा, यार इस मैदान में ऐसा क्या है जो लोग हमें यहाँ जाने से मना करते हैं? कहीं वहाँ कोई खजाना तो नहीं? राहुल ने डराते हुए कहा। खजाना नहीं भाई, वहाँ कोई पुरानी बात है जिसे सब छुपा रहे हैं। हमने तय किया कि हम स्कूल के समय वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि पकड़े जाने का डर था। हमने प्लान बनाया कि हम शनिवार की रात जब सब सो जाएंगे तब दीवार फांदकर वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या। शनिवार की रात करीब 12:30 बजे हम तीनों स्कूल की पिछली दीवार के पास मिले। चारों तरफ घुप अंधेरा था और सर्दियों की हल्की धुंध छाई हुई थी। हमने दबे पांव दीवार फांदी और मैदान के अंदर कदम रखा। मैदान के अंदर की हवा बाहर से बिल्कुल अलग थी। वहाँ एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। हम अपनी टॉर्च चलाकर आगे बढ़ने लगे। मैदान के बीचों बीच एक पुराना लोहे का झूला था। अचानक समीर रुक गया और फुसफुसाया, भाई वो देखो। हमने टॉर्च वहाँ मारी। वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी, पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन वो लोहे का झूला अपने आप बहुत तेज हिल रहा था। चर चर लोहे के टकराने की आवाज़ें सन्नाटे को चीर रही थी। हमारी घबराहट बढ़ने लगी। राहुल ने कहा, चलो भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। जैसे ही हम पीछे मुड़े मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाथ किसी ने बहुत कसकर पकड़ लिया है। मैं ज़ोर से चीखा, छोड़ो मुझे। समीर ने टॉर्च मारी। वहाँ मेरा हाथ किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक पेड़ की सूखी टहनी में फंसा हुआ था, लेकिन वो टहनी किसी हाथ की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थी। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया तो मेरी खाल छिल गई। तभी हमें महसूस हुआ कि मैदान के दूसरे कोने से कोई चीज़ हमारी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही है। वो तेज़ कदमों की आहट थी। धप धप धप। हम तीनों अपनी जान बचाकर दीवार की तरफ भागे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ हमारे बिल्कुल पीछे है। जैसे ही हम दीवार फांदकर सड़क पर आए, वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। हम बिना पीछे देखे अपने अपने घर भाग गए। मैं घर पहुंचा, हाथ मुंह धोया और चादर तान कर सो गया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन रात के करीब 3 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरा गला सूख गया। मेरे बेड के ठीक सामने अंधेरे कोने में एक औरत और एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उस औरत के बाल सफ़ेद थे और चेहरे की खाल लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसने एक पुराना मैला गाउन पहना था। वो छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़े हुए थी और उसकी गर्दन एक तरफ को पूरी तरह मुड़ी हुई थी। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी रूह कपा देने वाली आवाज़ आई, मेरे बच्चे का खिलौना वापस दे दो। मैंने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, तब मेरे मुंह से एक चीख निकली, मम्मी। जैसे ही मेरी माँ कमरे में आई और लाइट जलाई, वो औरत और वो बच्ची धुएं की तरह गायब हो गए। मैं पसीने से नहाया हुआ था और कांप रहा था। अगले दिन सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे तेज़ बुखार था और मैं बार बार वही औरत और बच्ची देख रहा था। मेरे घर वालों को समझ आ गया था कि कुछ गलत हुआ है। हमारे पड़ोस के एक पंडित जी ने बताया कि उस स्कूल के मैदान में सालों पहले एक माँ और एक बेटी की जान गई थी और मैं अनजाने में उनकी निशानी के संपर्क में आ गया था। पापा ने तय किया कि मुझे तुरंत
पहाड़ी हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा। वो मंदिर बहुत ऊंचाई पर था और वहाँ के बारे में मशहूर था कि वहाँ बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति भी हनुमान जी के नाम से भाग जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचने का सफ़र किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ी, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हमारी गाड़ी का टायर फट गया था। पापा ने टायर बदला तो थोड़ी दूर जाकर गाड़ी का इंजन गर्म होकर बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उस मंदिर तक पहुंचने से रोक रही है। रास्ते में मुझे बार बार गाड़ी के शीशे पर उस छोटी बच्ची के हाथ के निशान दिखाई दे रहे थे। समीर और राहुल का भी यही हाल था। उन्हें भी अपने घरों में अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी। जैसे तैसे हम शाम तक मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने मुझे देखते ही कहा, बेटा तुम बहुत बड़ी मुसीबत साथ लेकर आए हो। उन्होंने मुझे हनुमान जी की मूर्ति के सामने बिठाया और विशेष पूजा शुरू की। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, मुझे अपने शरीर में बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पुजारी जी ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं मंदिर के प्रांगण में लेटा था। मेरा मन बहुत हल्का था और वो डर गायब हो चुका था। पुजारी जी ने बताया कि वो औरत और बच्ची असल में अपनी मुक्ति के लिए किसी को ढूंढ रही थी और मेरी कमज़ोर इच्छा शक्ति की वजह से वो मुझसे चिपक गई। उस दिन के बाद मैंने कभी उस स्कूल के मैदान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरीज। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। मेरा नाम डॉक्टर अर्णव है। 2012 में जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो मेरी पहली पोस्टिंग एक ऐसे सरकारी अस्पताल में हुई थी जो शहर के बाहरी इलाके में था। वे अस्पताल कोई खंडहर नहीं था, चालू था, लेकिन उसका विंग बी सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहाँ स्ट्रक्चरल डैमेज है, पर सच कुछ और था। अस्पताल में एक नियम था, रात को 2 बजे के बाद कोई भी विंग बी के गलियारे की तरफ नहीं जाएगा। शुरू में मुझे लगा कि शायद वहाँ दवाइयों की चोरी होती होगी या स्टाफ ने आलस की वजह से ऐसा नियम बनाया है। एक रात इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा मरीज आ गए। हमें स्ट्रेचर की कमी पड़ गई। वार्ड बॉय ने कहा कि पुराने विंग के स्टोर रूम में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेचर पड़े हैं। मैं नया था, खून में गर्मी थी, तो मैंने बिना सोचे विंग बी की चाबी उठाई और वहाँ चला गया। विंग बी में घुसते ही जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की, वहाँ एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था। अजीब सा लग रहा था। वहाँ की हवा भारी थी, जैसे वहाँ ऑक्सीजन कम हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। फर्श पर जमी धूल पर सिर्फ मेरे जूतों के निशान बन रहे थे। वहाँ सालों से कोई नहीं गया था, मैं पहला था। तभी मुझे एक आवाज़ आई। कोई रो नहीं रहा था, कोई चीख भी नहीं रहा था, बस एक मेटेलिक खुरच की आवाज़ थी, जैसे कोई सर्जिकल ट्रे को फर्श पर घसीट रहा हो। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम के ठीक बगल वाले कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने टॉर्च अंदर मारी। वहाँ बस एक पुरानी पेशेंट ट्रॉली खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रॉली के पहिए घूम रहे थे, जैसे उसे अभी अभी किसी ने वहाँ छोड़ा हो। तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। धूल के उस मोटे ढेर पर मेरे निशानों के अलावा नंगे पैरों के छोटे छोटे निशान थे। वो निशान कमरे के कोने की तरफ जा रहे थे और दीवार पर जाकर ख़त्म हो गए। मैंने गौर से देखा तो उस कोने की दीवार पर एक पुरानी ड्यूटी लिस्ट चिपकी थी, जो पीली पड़ चुकी थी।
उस पर 14 मार्च 1994 की तारीख थी। लिस्ट में 3 नाम थे, लेकिन चौथे नाम की जगह खाली थी। बस वहाँ एक अंगूठे का निशान बना था। अचानक मेरे पीछे वाला भारी लोहे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कोई झटके से बंद नहीं हुआ था, बल्कि बहुत धीरे से, जैसे किसी ने उसे सावधानी से बंद किया हो ताकि आवाज़ ना हो। उसी वक्त मेरे कान के पास एक बहुत ही साफ और ठंडी फुसफुसाहट आई। कोई रूहानी आवाज़ नहीं, बल्कि ऐसी जैसे कोई इंसान आपस में बात कर रहा हो। आवाज़ ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा केस पेपर कहाँ है? मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर उस कमरे के धुंधले शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। मेरे रिफ्लेक्शन के ठीक बगल में एक और धुंधली आकृति खड़ी थी। उसने अस्पताल का वही गाउन पहना था जो मरीजों को दिया जाता था। उस आकृति के हाथ में एक सर्जिकल आरी थी, पर सबसे डरावनी बात, वो शीशे में तो नज़र आ रही थी, पर मेरे बगल में कोई दिख नहीं रहा था। मैं वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा लॉक था। मैंने पागलों की तरह उसे पीटना शुरू किया। तभी मैंने देखा कि कमरे की लाइटें, जो सालों से बंद थी, धीरे धीरे जलने लगी। पर वो पीली रोशनी नहीं थी, वो अल्ट्रावायलेट लाइट जैसी धुंधली नीली रोशनी थी। उस रोशनी में मुझे वो दिखा जो आम आंखों से नहीं दिखता। दीवारों पर हजारों हाथ के निशान थे, फर्श पर घसीटे जाने के निशान थे, और उस बेड पर जो अभी तक खाली था, एक अजीब सा आदमी दिख रहा था जिसका ऑपरेशन किया जा रहा था। मुझे कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा था, बस हवा में तैरते हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो उस बॉडी को काट रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ वो बॉडी मेरी ही थी। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे अपने पेट में असलियत में जलन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना एनेस्थेसिया के मेरा ऑपरेशन कर रहा हो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। वार्ड बॉय अंदर आया। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लाइट्स जा चुकी थी। सब कुछ फिर से धूल भरा और शांत हो गया। मैं पसीने से तरबतर था। वार्ड बॉय ने मुझे उठाया। मैंने उसे सब बताया, पर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि मुझे हाइपोक्सिया की वजह से मतिभ्रम हुआ होगा। दरअसल हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं। मैं वापस अपने कैबिन में आया। मैंने अपनी शर्ट ऊपर की। वहाँ कोई कट नहीं था, कोई निशान भी नहीं थे। मैंने राहत की सांस ली। पर अगले दिन जब मैं नहाने गया तो आईने में मैंने अपनी पीठ देखी। मेरी पीठ पर काले रंग की स्याही से वो मार्क बना हुआ था जो सर्जन ऑपरेशन से पहले मरीज के शरीर पर बनाते हैं। आज उस बात को 10 साल हो गए हैं। मैंने वो अस्पताल छोड़ दिया, डॉक्टरी भी छोड़ दिए, पर हर रात जब 2 बजते हैं मुझे अपनी कोहनी के पास एक ठंडी चुभन महसूस होती है। जब मैं देखता हूँ तो वहाँ सुई का एक ताज़ा निशान होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी डरावनी स्टोरीज आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस कहानी को सुनते वक्त अपने आसपास के सन्नाटे पर गौर करना, क्योंकि कभी कभी आहट सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनाई देती है। मेरा नाम ईशान है। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ जिसका काम पुरानी और जर्जर इमारतों को नया रूप देना है। पिछले साल मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, रायज़ादा हवेली। इस हवेली को एक लग्जरी रिजॉर्ट में बदलना था। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था।
हवेली के बड़े लोहे के गेट पर जंग लगी थी और उसे खोलते ही एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बूढ़ी औरत दर्द से करा रही हो। हवेली का केयर टेकर एक दुबला पतला आदमी था जिसका नाम दीनू था। लालटेन लेकर वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी और वो लगातार अपनी उंगलियां चटका रहा था। साहब, रात को यहाँ काम मत कीजिएगा, दीनू ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। क्यों दीनू, बिजली तो है ना यहाँ? मैंने मजाक में पूछा। दीनू ने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाया, यहाँ बिजली तो है साहब, पर रोशनी नहीं, और यहाँ जो सुनाई देता है उसे कभी अनसुना मत कीजिएगा। मैंने उसकी बातों को वहम समझा और अपने कमरे में चला गया। हवेली के अंदर की बनावट अद्भुत थी, पर हर कोने में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई चीज रुकी हुई है। रात के 11 बजे थे। मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पर हवेली का मैप तैयार कर रहा था। पूरी हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे पेन के चलने की आवाज आ रही थी। अचानक मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धप धप। कोई बहुत भारी कदमों से ऊपर वाले कमरे में टहल रहा था। मैंने सोचा शायद दीनू होगा। आवाज थोड़ी देर चली और फिर अचानक रुक गई। मैं फिर से अपने काम में जुट गया, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। टक टक। कौन है? मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला, पर बाहर गलियारा बिल्कुल खाली था। पीली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। मैं वापस आकर बैठने ही वाला था कि तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत ठंडी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे बर्फ की कोई चादर मुझे छू गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर मेरे ड्राइंग पेपर पर, जो अभी तक खाली था, काली स्याही से एक छोटा सा जूता बना हुआ था। वे एक बच्चे का जूता था। अगले दिन मैंने दीनू से ऊपर वाले कमरे की चाबी मांगी। दीनू का हाथ कांपने लगा। साहब, वो कमरा नंबर 302, वो पिछले 80 सालों से नहीं खुला है। रायजादा खानदान की छोटी बेटी अमीशा वहां रहती थी। मेरी जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो गई थी। मैंने जबरदस्ती चाबी ली और ऊपर पहुंच गया। कमरे का ताला खोलते ही धूल का एक गुबार उठा। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त ठहर गया हो। एक छोटी सी गुड़िया पलंग पर पड़ी थी और दीवारों पर बच्चे के हाथ के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन रखी थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो अपने आप चलने लगी। सुई घूम रही थी, पर कोई संगीत नहीं बज रहा था। बस एक आवाज आ रही थी, सिसकियों की अजीब सी आवाज। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग पर गई। उसमें एक सुंदर महिला और उसकी छोटी बेटी थी। पर जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था, महिला का चेहरा काला पड़ने लगा और बच्ची की आंखों से असली लाल लिक्विड टाइप कुछ बूंदें टपकने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। तभी कोठरी के अंदर कोने से एक छोटी बच्ची रेंगती हुई बाहर आई। उसके बाल सफेद थे और उसका शरीर झुलसा हुआ था। वो मेरी तरफ देखते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। मैं नीचे हॉल में पहुंचा तो देखा कि दीनू वहां नहीं था। पूरी हवेली का नक्शा बदल चुका था। गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं जिस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता, वो मुझे वापस उसी कमरे नंबर 302 के सामने खड़ा कर देता। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। इसे शैतान का पहर कहा जाता है।
तभी मुझे हॉल में एक बड़ी मेज सजी हुई दिखी। वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही थी और तरह तरह के पकवान रखे थे। मेज के चारों तरफ सफ़ेद साए बैठे थे जिनके चेहरे नहीं थे। बैठो ईशान। एक भारी आवाज़ आई। वो पेंटिंग वाली महिला थी। वो अब हवा में तैर रही थी। अमीषा को दोस्त पसंद है। पिछला आर्किटेक्ट तो जल्दी हार मान गया था, पर तुम मजबूत लगते हो। मुझे याद आया कि मुझसे पहले जो आर्किटेक्ट यहाँ आया था वो कभी घर वापस नहीं पहुँचा। अब मुझे उसकी तस्वीर मेज़ पर रखी दिखी। वो रो रहा था और उसकी रूह उस तस्वीर में कैद थी। मैंने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। मुझे याद आया कि दीनू ने कहा था कि यहाँ बिजली है पर रोशनी नहीं। मैंने मेज़ के पर्दे में आग लगा दी। आग लगाते ही वो साए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ें ऐसी थी जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हों। मैं गेट की तरफ भागा। आग पूरी हवेली में फैल रही थी, पर जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, अमीषा, वो छोटी बच्ची, वहां खड़ी थी। उसने मेरा पैर पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरा मांस जमने लगा। मत जाओ, यहाँ सब हमारे साथ रहते हैं। वो रोने लगी। मैंने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ छलांग लगा दी। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। मैं बेहोश हालत में सड़क पर मिला। पुलिस और एम्बुलेंस आई। जब मैंने उन्हें हवेली के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। रायज़ादा हवेली तो 1942 की उसी आग में जलकर राख हो गई थी, जिसमें पूरा परिवार मारा गया था। वहाँ पिछले 80 सालों से सिर्फ खंडहर बचे हैं। वहाँ कोई नहीं रहता, कोई केयर टेकर, कुछ नहीं। तुम वहाँ किसके साथ थे? मैं पूरी तरह सन्न रह गया। आज मैं अपने शहर के फ्लैट में हूँ, पर कल रात जब मैं सो रहा था, मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही आवाज़ सुनाई दी, उस बच्ची की। तो उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार स्टोरीज आप सबसे पहले सुन सकें। तो ये थी हमारी रिसेंट की 6 कहानियाँ जो बेहद ही डरावनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरीज और भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो कल शाम मिलते हैं अगली कहानी के साथ।